जय हिंद। पुलिस का एक आईजी और एक आईएएस स्तर का सीनियर ब्यूरोक्रेट अदालत में पहुंचते हैं। अदालत में दोनों पेशी भुगतने के लिए पहुंचे थे। थोड़ी ही देर में जज साहब की ओर से सजा का ऐलान किया जाना था और जैसे ही सजा का ऐलान होता है सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी सीनियर आईपीएस अधिकारी को अदालत जेल की सजा सुनाती है। और इसके साथ ही जो दूसरे आईएएस स्तर के अधिकारी थे, सीनियर अधिकारी थे, उनको भी जेल में भेज दिया जाता है और साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है। अब जिस को इस खबर के बारे में पता चलता है वो हैरान परेशान रह जाता है और किसी को यकीन नहीं आता कि आईजी साहब अभी तो यहीं खड़े थे, जज साहब ने उन्हें अचानक से जेल क्यों भेज दिया। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में। दरअसल गौतम चीमा नाम के एक सीनियर आईपीएस अफसर जो कि आईजी के पद पर कार्यरत हैं, वहीं दूसरी तरफ 4 और किरदार हैं, या फिर यूं कहे कि 2 और परिवार हैं। एक परिवार है देवेंद्र सिंह गिल और उनकी पत्नी क्रिस्पी खैरा का, और दूसरा परिवार है सुमेध गुलाटी और उनकी पत्नी मनिंदर गुलाटी का। अब ये जो देवेंद्र गिल और सुमेध गुलाटी हैं, ये दोनों बिजनेसमैन हैं, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का धंधा करते हैं। अब साल 2014 से कुछ समय पहले इनकी आईजी साहब से कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मुलाकात होती है और ये जो मुलाकात है वो एक तरह से दोस्ती में तब्दील हो जाती है। अब देवेंद्र एक दिन आईजी साहब को कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहता है कि सर, मेरी कुछ मुल्लापुर में जमीन पड़ी है जिसको मैं प्लॉट के तौर पर काट कर बेचना चाहता हूं, पर मेरे पास ज्यादा ग्राहक नहीं है। क्योंकि आप पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, आपकी बहुत ज्यादा जान पहचान है, आप इस पूरी जमीन को बिकवा दीजिए और इसमें आपका भी मुनाफा होगा और मेरा तो मुनाफा होगा ही होगा। अब ये बात रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक आईजी साहब सुनते हैं और उसके बाद हामी भर देते हैं कि हां, मैं जमीन बिकवा दूंगा। फाइनली ये जमीन बिकवाई जाती है, पर आरोप यह है कि जमीन बिकवाने के बाद आईजी साहब जो पैसा मिलता है वो अपने पास रख लेते हैं, देवेंद्र गिल नाम के इस प्रॉपर्टी डीलर को नहीं देते, जिसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई, दुश्मनी या फिर यूं कहे कि कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति पैदा हो जाती है। अब देवेंद्र गिल की पत्नी क्रिस्पी ने साल 2014 में, जिस समय की यह बात है, उस समय आरोप लगाया कि मेरे पति को आईजी साहब ने मरवाने की, एनकाउंटर करवाने की काफी कोशिश की। इसके लिए उन्होंने समय समय पर घात लगाने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद फाइनली हारकर आईजी साहब ने मेरे पति पर और मेरे पति के दोस्त सुमेध गुलाटी पर झूठे फैब्रिकेटेड मुकदमे दर्ज करवा दिए, जिस वजह से वो हमेशा पुलिस और अदालतों के चक्कर काटते रहे। अब इतने ज्यादा मुकदमे डाल दिए गए थे जिस वजह से सुमेध गुलाटी, जो कि देवेंद्र गिल का साथी था, पार्टनर था धंधे में, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि भगोड़ा, वो पुलिस की और क्राइम की टर्मिनोलॉजी में यह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस बीच क्या होता है, देवेंद्र गिल की जो पत्नी है क्रिस्पी, वो बीमार पड़ जाती है, अस्पताल में भर्ती हो जाती है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है तो उसे देखने के लिए वहां पर सुमेध गुलाटी, उनका पारिवारिक मित्र और बिजनेस पार्टनर पहुंचता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो अचानक से एक पुलिस की टीम, पुलिस की पार्टी वहां पर आती है और इस भगौड़े अपराधी को यानी सुमेध को वहां से पकड़कर अपने साथ मोहाली के फेज 1 के थाने में ले आती है। अब 26 अगस्त साल 2014 का दिन है। अचानक से एंट्री होती है आईजी गौतम चीमा की। आरोप के मुताबिक वो नशे में पहुंचते हैं सीधा पुलिस थाने में और उनके साथ एक सिविल सर्वेंट जो कि आईडीएस के अधिकारी होते हैं, जिनका नाम अजय चौधरी होता है, वो भी मौजूद होते हैं और 2
या 3 और शख्स भी उनके साथ मौजूद होते हैं। वो सीधा थाने में जाते हैं और सुमेध गुलाटी से पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ के बाद सीधा उन्हें अपनी पर्सनल गाड़ी में बिठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। आरोप यह भी लगा कि सुमेध को अपने साथ ले जाने के बाद आईजी साहब ने पीटा और उस पर दबाव डाला कि जितने भी मुकदमे आईजी साहब पर डाले गए हैं उनके और उनके दोस्त के परिवार के द्वारा वो सभी वापस लिए जाएं। बहरहाल ये आरोप लगातार लग रहे थे। इसके साथ ही देवेंद्र गिल और सुमेध गुलाटी की पत्नी मीडिया में आती हैं और आईजी गौतम चीमा पर कई तरह के आरोप साल 2014 में ही लगाती हैं, जिसके बाद ये मामला काफी ज्यादा उछल जाता है। अब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है आईजी साहब के खिलाफ 30 अगस्त 2014 को पुलिस स्टेशन फेज 1 में, वहां पर एफआईआर रजिस्टर होती है। अब इसके साथ ही उन पर एक और आरोप लगा था महिला से छेड़छाड़ का। मोहाली के सेक्टर 70 की महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर एक दूसरी एफआईआर दर्ज होती है 2 सितंबर साल 2014 को। अब जब ये 2 एफआईआर दर्ज होती हैं एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओहदे के व्यक्ति पर, अधिकारी पर, तो उसके बाद एक्शन होना लाजमी था। उनको 13 सितंबर साल 2014 को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इस बीच एक और बड़ी डेवलपमेंट होती है। जो अजय चौधरी थे, जो कि आईडीएस सर्विस के अधिकारी थे, आईडीएस यानी इंडियन डिफेंस एस्टेट्स सर्विस, इसके अधिकारी थे, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया जाता है। पर उन्हें इस केस में सस्पेंड नहीं किया जाता। जम्मू कश्मीर में एक कथित डिफेंस लैंड स्कैम हुआ था, उसके तहत अजय जी को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब ये बड़ी डेवलपमेंट थी, मामला उछल चुका था और विजिलेंस को इसकी जांच सौंप दी गई थी। अब इसी बीच जो आईजी साहब की पत्नी है वो मीडिया में आती हैं और अपना बयान देती हैं। उनका यह कहना था कि मेरे पति अनुसूचित जाति से हैं, जिस वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो सीनियर पोस्ट पर ना पहुंच पाए। ऐसा करने के लिए डिपार्टमेंट के ही कई सीनियर अधिकारी उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और उन पर झूठे मुकदमे दूसरे लोगों से दर्ज करवा रहे हैं। अब जैसे ही आईजी की पत्नी ये सब बोलती है तो इस बात को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ अजय चौधरी नाम के अधिकारी की पत्नी भी निकलकर सामने आती है। उनकी ओर से कहा जाता है कि मेरे पति पूरी तरह से निर्दोष है, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है, पर उन पर फिर भी झूठे मुकदमे 3 लाद दिए गए। बहरहाल विजिलेंस इस मामले की जांच कर रही थी। विजिलेंस के बाद यह मामला जब ज्यादा उछलता गया, फाइनली ये सीबीआई के पास मामला पहुंचता है। सीबीआई इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है और एक प्रॉपर केस रजिस्टर करती है अलग अलग धाराओं के तहत। आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 452 ट्रेसपासिंग, आईपीसी की धारा 323 असॉल्ट यानी हमला करना, आईपीसी की धारा 365 किडनैपिंग, आईपीसी की धारा 342 यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आईपीसी की धारा 228 और साथ में आईपीसी की धारा 186 यानी सरकारी अधिकारी के कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 506 भी लगाई जाती है। बहरहाल सीबीआई की अदालत में लगातार दोनों ही पक्षों की ओर से आर्ग्यूमेंट रखे जा रहे थे। आईजी साहब ने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट रखा कि जो इस मामले में डीडीआर पुलिस की ओर से बनाई गई और जो एफआईआर रजिस्टर की गई उसमें जो तथ्य दिए गए हैं उनमें बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन है या कन्फ्लिक्ट है। एक तरफ बताया जा रहा है मेरे साथ 2 शख्स मौजूद थे और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि मेरे साथ 3 शख्स मौजूद थे। इसमें सच्चाई क्या है इसके बारे में कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी एक चीज प्रेजेंट की गई थी, एक टोल प्लाजा था, वहां की कुछ फोटोग्राफ्स थी जो कि अदालत में पेश की गई थी। अब आईजी साहब का कहना था कि मैं तो पहले ही उस जगह पर पहुंच चुका था। बहरहाल दोनों पक्षों की ओर से आर्ग्यूमेंट्स रखे गए और फाइनली 20 दिसंबर को माननीय अदालत ने साल 2024 में अपना फैसला सुनाया। और जो ये फैसला था उसे सुनकर और देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। सीबीआई कोर्ट के माननीय जज ने आईजी गौतम और उनके साथ आईडीईएस सर्विस के अधिकारी अजय चौधरी और साथ में 4 और प्राइवेट लोगों को 8 महीने की सजा सुना दी। इसके साथ ही सभी को जुर्माना भी किया गया। अब 8 महीने की सजा सुनाने के बाद आईजी साहब के पास ऑप्शन है कि वो हाईकोर्ट जा सकते हैं, स्टे लगा सकते हैं अदालत
कि फैसले को चुनौती दे सकते हैं। पर यह फैसला अगर हाई कोर्ट भी बरकरार रखता है और उच्च अदालत भी बरकरार रखती है तो आईजी साहब की नौकरी पर सीधे और बाकी जो दूसरे अधिकारी हैं उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। अब जो ये आईजी हैं, ये साल 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर तैनात हैं। जबकि इस केस में अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो आईजी साहब के जो जूनियर अधिकारी 1997 बैच के भी अधिकारी हैं वो अब एडीजीपी बन चुके हैं, उनकी भी प्रमोशन हो चुकी है। पर कई एफआईआर और केसों के चलते आईजी साहब की प्रमोशन नहीं हो सकी है। बहरहाल इस पूरे मामले में एक अदालत का फैसला आ चुका है और जिस भी अदालत में इस केस को चैलेंज किया जाएगा उस अदालत के फैसले को अंतिम तथ्य और अंतिम सत्य माना जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख यही मिलती है कि आप किसी भी विभाग में कितने ही सीनियर अधिकारी बन जाएं, आप आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, पीसीएस बन जाएं या कितनी भी पावरफुल पोजीशन पर चले जाएं, पर कभी भी किसी ऐसे कन्फ्रंटेशन में, लालच में ना फंसे। हो सकता है कि कोई अधिकारी ईमानदार हो, उस पर झूठे मुकदमे भी लाद दिए जाएं, पर ऐसी स्थिति से एक सरकारी अधिकारी को हमेशा बचने और दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो अदालतों के चक्कर तो भ्रष्टाचारी को भी काटने पड़ते हैं और ईमानदार व्यक्ति भी अगर किसी मामले में फंसता है तो उसको भी काटने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ईमानदार व्यक्ति जो होता है वो अदालत के फैसले में पाक साफ निकल कर बाहर आ जाता है। जय हिंद।